वाले सत्र के बिलों पर चर्चा होने जा रही है और इसी के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई यानी कल से शुरू हो रहा है। उससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सरकार अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा पेश कर सकती है, जबकि विपक्षी दल उन मुद्दों को सामने रख सकते हैं जिन्हें वो सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता वाली इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना है और महत्वपूर्ण विधेयकों और मुद्दों पर सहमति बनाना। मीटिंग आज सुबह 11 बजे संसद भवन के एनेक्सी में होगी और हाल ही में टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों का गुट जिन्होंने एनसीपीआई का दामन थामा है, उन्हें भी सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया। एनसीपीआई नेता और लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को फ्लोर लीडर्स की पारंपरिक बैठक के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। लोकसभा स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, तो लोकसभा स्पीकर का जो निर्णय है, लोकसभा स्पीकर सब कुछ देख के निर्णय लिए हैं, तो लोकसभा स्पीकर का निर्णय है, लोकसभा ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द हाउस, इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, तो उनका जो निर्णय हुआ है। लेकिन संसद में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं। विपक्ष के आरोपों का जवाब सत्ता पक्ष से भी आया है और जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सामने आए। मोदी सरकार के समय में जो बुलेटिन में छपता है और जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। जो करना चाहते हैं वो बुलेटिन में डालते नहीं है, वो बोलते नहीं है, बात नहीं करते हैं और अचानक मनमर्जी पिछले शाम को बिल पेश होता है और जानकारी हमें मिलती है कि संविधान संशोधन होने वाला है विधेयक। तो ये बुलेटिन तो औपचारिकता है, ये तो औपचारिकता है, घोषणाएं होती हैं, जो बिल पेंडिंग है, पेंडिंग बिल है, पर असली बात जो इनके मन में है वो कभी नहीं बोलेंगे। उनके मन में है क्या? परिसीमन विधेयक संशोधन, जो संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, भारी बेइज्जती हुई गृह मंत्री की, वो बदला लेना चाहते हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना यूबीटी को तोड़ा, ये 2/3 बहुमत, जिसको मैं कहूंगा कलंकित 2/3 बहुमत पाना चाहते हैं। तमाम चीजों पे चर्चा होनी चाहिए और मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा। आग्रह करते करते हम लोग थक जाते हैं, करना वही है जो वो लोग सोच कर आएंगे और उनकी सोच सिर्फ हंगामे को लेकर रही है। आप चर्चा कीजिए ना, आप गिरा दीजिए सारे बिलों को। इनमें से कई बिल तो ऐसे हैं जहां पे हम लोग को 2/3 बहुमत की हम लोग को जरूरत होगी। आपको लगता है आपके पास बहुमत है, आप गिरा दीजिए ना, पर चर्चा तो होने दीजिए। आपका पक्ष देश के सामने जाएगा, हमारा पक्ष देश के सामने जाएगा। पर आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये लोग सिर्फ हंगामा करेंगे, ये लोग सिर्फ हाउस को एडजर्न कराएंगे, सदन को ये लोग चलने नहीं देंगे, सदन का घेराव करेंगे। सदन जैसी जगह जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी गरिमा को ये लोग सिर्फ तार तार करने का काम करेंगे। लेकिन संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध के काफी आसार हैं। नीट पेपर लीक, इथेनॉल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और अमेरिका ईरान जंग को लेकर सदन के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। दरअसल बीते दिन जब संभल के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, इस बीच सौगातों के साथ साथ में अखिलेश यादव के ऊपर पिछली सरकार यानी कि सपा सरकार के ऊपर कैसे निशाना उनके द्वारा साधा गया, आपको दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम यूपी के जिन 3 जिलों को विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया है वो है संभल, अमरोहा और बुलंदशहर। इसमें संभल में करीब 569 करोड़ रुपए की 66 परियोजनाएं, अमरोहा में 182 करोड़ रुपए से अधिक की 43 परियोजनाएं और बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक की 57 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इन तीनों जगहों पर मुख्यमंत्री योगी ने जनसभाओं को भी संबोधित किया और तीनों जगहों पर योगी ने 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी सरकार और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अब तुर्क की तुर्काई नहीं चलेगी। अब
अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। देख रहे थे ना, 10,000 एकड़ लैंड यहां पर इन माफियाओं ने जिन हिंदुओं की हत्या की थी, मारा था, कभी कांग्रेस की सरकार, कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, इसका परिणाम क्या था? दुष्परिणाम भुगत रहा था यहां का गरीब। उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, कोई पूछने वाला नहीं। ये 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहां के गरीबों में बांटो, दलितों में बांटो, वंचितों को बांटो, पिछड़ी जाति के उन लोगों को जमीन दो। जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें सभी सुविधाओं से आच्छादित करो। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो 2 ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले सोने वाली लोग थे। याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे। तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी? जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे। दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है। अब यूपी प्रातः 4 बजे से लेकर के उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी पूर्व की एसपी सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि अब यूपी की डबल इंजन सरकार में बेटियों के गुनाहगार का बराबर इलाज होता है। और अब खबर आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बताते हैं, जहां पर राणा चौक का जो नाम है उसको बदलने की कवायदें तेज हो गई हैं। पर ऐसे में राणा चौक का नाम बदलकर महाराणा प्रताप चौक कर दिया गया है और इसका हिंदू संगठनों ने स्वागत किया है। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बहुल एक इलाके की पहचान अब बदलने वाली है। शहर का राणा चौक का नाम अब बदलने जा रहा है। इसको लेकर मुजफ्फरनगर नगर पालिका की शनिवार को बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें इस चौक का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया और इस चौक का नाम देश के महान क्षत्रप महाराणा प्रताप के नाम पर रखने का फैसला लिया गया। एक राणा चौक का नाम राणा चौक की आवाज उठी है, उसको लेकर क्या करेंगे? हाँ, वो उस प्रस्ताव को हमने अन्य में डाला है, हम कोशिश करेंगे वो पास। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नगर पालिका के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा देने का काम करेगी। नाम उसका वेहला चौक है, लेकिन लोगों की कई बार जुबान पे चीजें पड़ी रहती हैं, तो चूंकि वहां पे राणा स्टील है फैक्ट्री, तो उसके नाम से लोग आमतौर से उसको राणा चौक उसको बोलते थे। तो वो राणा चौक उसके नाम समझता था, कोई महाराणा प्रताप के नाम समझता था। अब उसका बिल्कुल 100% शुद्धिकरण हो गया है और वो महाराणा प्रताप के नाम से ही जाना जाएगा। दरअसल मेरठ की ओर से आते समय नगर में एंट्री पर सबसे पहले जो चौराहा पड़ता है उसका नाम राणा चौक पड़ा हुआ था। बताया जाता है कि इस चौराहे का नाम वेहला चौक है, लेकिन चौराहे के पास ही पूर्व सांसद कादिर राणा की राणा स्टील फैक्ट्री है, जिसके चलते इस चौराहे को राणा चौक के नाम से जाना जाता था। मुजफ्फरनगर का राणा चौक अब शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक के नाम से जाना जाएगा। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। ये मुजफ्फरनगर में एंट्री करते ही एक बड़ा राणा चौक के नाम से जाना जाने वाला चौराहा है, लेकिन अब ये महाराणा प्रताप चौराहे के नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर कुछ समय बाद मूर्ति भी स्थापित कर दी जाएगी। बात करेंगे यूपी के लखीमपुर खीरी की, जहां पर एक फरियाद लेके मासूम बच्चा डीएम ऑफिस पहुंचता है और काफी देर तक उनसे संवाद करता है। मासूम की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसे में मासूम ने ऐसी क्या बातें कही हैं और डीएम से क्या अपील की गई है, आपको सुनवाते हैं। यूपी के लखीमपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल लखीमपुर खीरी में क्लास 8 में पढ़ने
पढ़ने वाला बच्चा इंसाफ के लिए डीएम के सामने फरियाद लगाने पहुंच गया। डीएम के सामने 13 साल के बच्चे का बेबाक अंदाज सुनकर सब हैरान रह गए। मतलब आपके पिता का भाइयों से बंटवारा हुआ होगा ना? जी सर। आपस में किसी को 2 कमरे मिले होंगे, किसी को 3 कमरे मिले होंगे, ऐसे ही होता है। मतलब कि हमारे पिताजी के पूरे टोटल मिला के पिताजी को 4 भाई थे, लेकिन मम्मी पापा को सारा नुकसान कर दिया था। उन्होंने सबको एक दे दिया, एक को नहीं दिया था, तब वो खत्म हो गए। उनकी दूसरी जगह शादी कर ली थी, तो वो कह रही मम्मी इधर ताला डाल रखा है, इधर खोल ले, हम लोग किराए को उठा ले। अगर सबको मिल गया उसमें क्या लेना चाहिए? अपना अपना हिस्सा। कौन है भाई थाना अध्यक्ष? कौन है इसका? राजेश। एक बात बता दी, वो थाना अध्यक्ष ताला खुलवा दे, एक बार आने जाना ना। लखीमपुर, हाँ 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है, समस्या है। ठीक है, एक बार जाके देख लीजिए, घर का झगड़ा है उनकी ताई करवा देगा तो करवा दीजिए। नहीं आप लोग की बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस इतना रेता खुलता है ना कभी। करवा देंगे। अरे तो गरीब हैं, आज करवा देंगे, पक्का करवा। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा कि भूल गया। तो अमिताभ गुप्ता, एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए अब क्या, अब तो सैलरी में सबने को पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए की चीज 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है? बच्चे की शिकायत सुनने के बाद जिलाधिकारी ने बातचीत में अमिताभ को मन लगाकर पढ़ने की बात कही, साथ ही पुलिस अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। फिलहाल मासूम बच्चे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे सुनकर लोग भावुक हो रहे हैं। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पवित्र कांवड़ यात्रा इस महीने के आखिर से शुरू होने जा रही है और कांवड़ यात्रा में किसी तरह की दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो और कांवड़ियों की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे, उसके लिए योगी सरकार के मंत्री खुद सड़कों पर उतर आए हैं। वो घूम घूम कर कांवड़ मार्ग पर हर तरह की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं और पहचान छिपाने वाले होटल पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो खासतौर होटल वाले हैं, वो पहचान छिपा करके व्यापार न करें। जो जैसा काम करता है, हमारे को नॉनवेज है, अब तो कावड़ में नॉनवेज चलता ही नहीं है, तो कोई नॉनवेज बेचता है तो नॉनवेज लिखिए उसके ऊपर। ऐसा ना हो कि गणेश ढाबा लिखा है और उसके ऊपर नॉनवेज बिकता है, ताकि लोग अनजान होकर के अगर भोजन करेंगे तो फिर झगड़ा भी होता है, सामाजिक वित्तीय भी खराब होता है। उन सब मर्यादा का ध्यान रखने के लिए प्रशासन को आगे सब कुछ चेक कर ले, किसी का उत्पीड़न न हो, लेकिन कोई ऐसा भी काम न कर पाए कि ढाबा के नाम कुछ और है और उसके अंदर मसाला कुछ और। संभल के सिंघम से मशहूर हुए अनुज चौधरी, जो इन दिनों फिरोजाबाद में ग्रामीण एसपी के पद पर तैनात हैं, सरकार के दिशा निर्देश पर जिले में कार्रवाई उन्होंने तेज कर दी है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर नॉनवेज की दुकानें बंद की जा रही हैं और कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। स्पेशल सिक्योरिटी पुलिस टीम और डायल 112 की टीम भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। जिन्होंने आस्था के इस महत्व को नहीं समझा था, वे कभी राम मंदिर का विरोध करते थे और कभी कावड़ यात्रा का विरोध करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में रोक लगाते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, अब कोई कावड़ यात्रा को रोक नहीं सकता है, क्योंकि शिव भक्त अब मजबूती के साथ आते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और अफसरों को साफ निर्देश दे दिया है कि अगर कोई भी कांवड़ यात्रा में विघ्न डालेगा तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। और चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मोहन सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर मौजूद रहे। संवाद करते हुए उन्होंने बेटियों से, लड़कियों से दोस्ती सोच समझकर करने के लिए कहा और उनको नसीहत दी। आजकल कुछ लोग षड्यंत्रपूर्वक बेटियों से दोस्ती करते हैं और अपना नाम छुपा के करते हैं। नाम राम बताएंगे, श्याम बताएंगे, इस प्रकार का नाम बता के दोस्ती करेंगे और बाद में बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर विवाह कर लेते और आखिरी में पता लगता है ये विधर्मी निकला। राम नाम की जगह रहमान नाम था, झूठ बोलते।
इसलिए पहली बात तो लड़कों से दोस्ती करना नहीं, इतनी सारी बेटियां आपस में दोस्ती करें, और अगर करें तो बहुत सोच समझ के करें। समझ गए आप सब लोग? समझे कि नहीं समझे बताओ। अब आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा, फिर आपके यहाँ की क्या समस्या उसके बारे में बात करूंगा। पहली बात तो मैंने क्या बताया आपको कि खान पान अच्छा। दूसरी बात क्या बताया? माता पिता। तीसरी बात क्या बताया? भगवान। चौथी बात बताई नशे के खिलाफ। पांचवी बात बताई, क्या बताया पांचवी? लव जिहाद, बच्चों से सोच समझ के। और अब खबर आपको धर्मनगरी बताते हैं हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार में बीते दिन यानी कि शनिवार को पुलिस के द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और इसके तहत लाउडस्पीकर्स को जगह जगह जाकर खुद हटाया गया। वैसे में जहां पर भी जो लाउडस्पीकर की आवाज थी वो तय सीमा से ज्यादा थी, वहां पर लाउडस्पीकर को सीज किया गया है और बड़ी कार्रवाई की गई है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए हरिद्वार पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर निर्धारित सीमा से ऊंची आवाज में बजाए जा रहे 94 लाउडस्पीकर शनिवार को हटवा दिए। दरअसल धार्मिक नगरी हरिद्वार में नॉइज पोल्यूशन पर कंट्रोल और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन को लेकर हरिद्वार पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया और जिले के अलग अलग इलाकों में विशेष जांच अभियान के दौरान निर्धारित मानकों से ज्यादा वॉल्यूम में चलाए जाने वाले 94 लाउडस्पीकर्स को धार्मिक स्थलों से हटाया। इसी के साथ पुलिस ने संबंधित मैनेजर्स और कमेटीज को भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी भी दे दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अभियान के दौरान निर्धारित साउंड लिमिट से ज्यादा आवाज में बजाए जा रहे शहरी क्षेत्र के 31 और ग्रामीण क्षेत्र के 63 लाउडस्पीकर हटवाए और अब आगे उल्लंघन करने पर कानूनी कदम उठाने की वार्निंग दी है। सियासी धार तेज हो गई है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी फिलहाल पूरी तरीके से जो प्रचार है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर तेज कर दिया है। और वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपीआर भी चुनावी रण में उतरने का प्लान बना रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के और दूसरे विरोधी दलों ने भी चुनावी मैदान में मिशन 2027 को और तेज कर दिया है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सबसे आगे है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का सियासी समीकरण बिगाड़ने में एआईएमआईएम ने पूरा जोर लगा दिया है और इसके लिए अभी से रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी ने विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रभारी तय कर लिए हैं। मुस्लिमों के मुद्दे को एजेंडा बनाया है ताकि अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स में सेंध लगाई जा सके। हमारी कोशिश तो यही है कि आप अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए। सवाल एक नंबर का नहीं है, सवाल यह है कितने आजाद हैं वो, कितनी उनको इजाजत है अपनी जुबान खोल के ज़मीर की आवाज पर बोलने की। वहीं केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर भी यूपी का चुनाव लड़ने की प्लानिंग में है और इसके लिए पार्टी ने भी कमर कस ली है। आने वाले दिनों में सदस्यता अभियान चलाने का भी ऐलान कर दिया गया है और साथ ही साथ बीजेपी के साथ गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, इस पर भी अगले कुछ महीनों में एलजेपीआर मंथन करना शुरू कर देगी। जब 80 के दशक में जब उन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश से मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बिजनौर से चुनाव लड़ने का काम किया, ऐसे में दर्शाता है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण था। और आज की तारीख में जब मेरी पार्टी के विस्तार की सोच रखती है, अलग अलग राज्यों में जब हम लोग अपने फुटप्रिंट्स को गहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो जाता है। गठबंधन होगा नहीं होगा, मैं मानता हूं इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं। 403 सीटों पर मेरी पार्टी वहां पे तैयारी कर रही है। एक बार जब हमारी वो पूंजी एकत्रित होती है तभी गठबंधन के साथ बैठकर बातचीत करने के भी मायने हैं, जब तक जन समर्थन आपका पूरा तैयार नहीं होता। पार्टी सदस्यता अभियान आने वाले दिनों में शुरू करने की सोच रखती है, तो मैं मानता हूं कि अगले 2-3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, और उसके बाद ही गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। यानी एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर सेंध मारने की कोशिश में है, तो
वहीं अब LJPR भी बिहार से निकलकर यूपी में अपनी पहचान बनाने में जुट गई है। बात जिन्ना को लेकर उत्तर प्रदेश में हो रही सियासत की कर लेते हैं और अब इस पूरे मामले में इमरान मसूद ने भी बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस के ऊपर जिन्ना समर्थक होने के आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री कहराना में थे, उन्होंने कहा है कि जो जिन्ना के अनुयायी है उन्होंने पूरी डेमोग्राफी जो है। कौन है जिन्ना के अनुयायी, पहले ये तय करिए। हम तो जिन्ना के अनुयायी नहीं है। हमने तो बार बार कहा कि जिन्ना हमारा सबसे बड़ा दोषी है। हमने तो सबसे ज्यादा कहा कि जिन्ना दोषी है। जिन्ना के अनुयायी वो हो सकते हैं जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें चलाई। जिन्ना के अनुयायी वो हो सकते हैं जिन्होंने भारत के अंदर टुकड़े करने का फैसला करने का काम किया, जिनके ड्राफ्ट के ऊपर मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव किया। जिन्ना के अनुयायी तो वो होंगे। जिन्ना के अनुयायी हम कहां से हो गए? हमारे तो पूर्वज झंडा उठा करके चल रहे थे भारत की आजादी के लिए। हमारा तो जिन्ना सबसे बड़ा गुनाहगार है। हमारे लिए तो जिन्ना से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। और अब बात करते हैं आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की, जिसको लेकर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतर आए हैं। वहीं इसी के साथ में मुस्लिम धर्मगुरु अरशद बदनी भी इसको मजहबी रंग देने से पीछे नहीं हटे। सरकार के ऊपर कैसे मजहबी रंग देने के गंभीर आरोप, कट्टर सोच होने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आपको सुनवाते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटियों को तोड़ना चाहेंगे, 40 में 38 इमारत को तोड़ना चाह रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम वाज़ेह है कि आप ये नहीं चाहते कि मुसलमान तालीम याफ्ता हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो। इसी तरह से आप निशाना बना रहे हैं। लोकल यूनिवर्सिटी थी वो तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया हो। तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा मसला है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और लोवेस्ट यहाँ पर लिटरेसी रेट है। सिर्फ करीब 4% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, 3.7। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। आपको हासिल क्या हो रहा है? आप तो रेगुलाइज कर सकते हो उसको, रेगुलाइज करिए उसको। चाहिए जो किया जा रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। अगर उसके अंदर कोई चीज गलती की है भी, मान लीजिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो, उसके बाद ये समझना कि उसको गिरा दिया जाए, ये गलत है। आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दीजिए, वो उस जुर्माने को करेंगे। ये जुर्माना आयद करना ये भी गवर्नमेंट का एक कानून है। अगर किसी ने अपने मकान या किसी बिल्डिंग या किसी इमारत के को गैर कानूनी तरीके पर बनाया है तो उसका सिर्फ एक सबब यही नहीं है कि आप उसे गिरा दें, जबकि हजारों लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं और वो तालीम हासिल करते हैं, तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अपने कानून की आप हिफाजत करते हुए आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर देंगे, हो सकता है, लेकिन आप उसको ये कह करके 38 इमारतों को हजारों करोड़ के रुपये से बनी हुई उसको गिरा दें, ये गलत है। वही फिरका परस्ती है। खबर राम की नगरी अयोध्या से आपको बताएंगे, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा मामला उजागर होने के बाद में अब निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। और ऐसे में निर्मोही अखाड़ा की तरफ से ये कहा गया है कि जो ट्रस्ट बने उसमें निर्मोही अखाड़े को भी जगह मिले। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बीच अब निर्मोही अखाड़ा ने देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की है, जिसमें केंद्र सरकार पर निर्मोही अखाड़े की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। निर्मोही अखाड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में जो फैसला सुनाया था उसका केंद्र सरकार ने ठीक तरह से पालन नहीं किया। 7 साल बीत जाने के बाद भी फैसले के मुताबिक काम नहीं किया गया। अर्जी में अखाड़े ने कहा कि हालिया विवादों ने सर्वोच्च स्थल की गरिमा और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। ऐसे में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पुनर्गठन कर उसे सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए और निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में उचित भूमिका और उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल अहम सुनवाई करने जा रहा है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से एक समय सीमा में इसकी जांच करने की मांग की गई है। इस मुद्दे से संबंधित 4 अलग अलग याचिकाओं पर भी चीफ जस्टिस की 3 सदस्यीय बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक
नए सीओ की नियुक्ति के लिए जो आवेदन निकाले थे उसकी डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम दिन तक करीब 5000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी सामने नहीं आए, लेकिन अब तक इन आवेदनों की प्रारंभिक जांच और पात्र उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत भी जारी है। उद्धव ठाकरे का गुट भी अब इस मुद्दे पर हमलावर है। उद्धव ठाकरे शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रामनगर स्थित राम मंदिर में राम रक्षा आंदोलन किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, आरती की और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया। उनके साथ शिवसेना के कई कार्यकर्ता और विधायक भी मौजूद रहे। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से कराने की मांग की। राम मंदिर के लिए मिले चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में एक विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू किया है, जो लगातार जारी है। उत्पादन वाले प्लांट का आज भूमि पूजन गृह मंत्री शाह के द्वारा किया जाना है। तो कोलकाता को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। गृहमंत्री अमित शाह का कोलकाता दौरा है आज, और आज दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन प्लांट का भूमि पूजन गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और आज कोलकाता को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गृह मंत्री शाह कोलकाता में दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन प्लांट का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इस मौके पर सूबे के मुखिया शुभेंदु अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में आज सिर्फ दही उत्पादन प्लांट की ही नींव नहीं रखने वाले, बल्कि उनके कई और भी अहम कार्यक्रम है, जिसमें वो दुनिया के सबसे बड़े अनाज भंडारण कार्यक्रम के तहत गोदामों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। अमित शाह ERCS पोर्टल लॉन्च भी करने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के पुलिस ऑफिसर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं, जिसमें बंगाल में कानून व्यवस्था की पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ नेशनल लाइब्रेरी में वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बताएंगे अभिषेक बनर्जी को लेकर। तो आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी के दक्षिण 24 परगना वाले दफ्तर पर बुलडोजर चला है। आरोप है कि ये दफ्तर अवैध तरीके से बना था। क्या कुछ जानकारियां आ रही हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर काम कर रही है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, या फिर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई का हो, या फिर अवैध कब्जे का हो, किसी को भी शुभेंदु के राज में बख्शा नहीं जाएगा। और शासन की तरफ से पुलिस प्रशासन को एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड भी मिला हुआ है। उसी के तहत दक्षिण 24 परगना में जिला प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के अमतला में बने पार्टी कार्यालय को ढहा दिया गया। अधिकारी के मुताबिक ये इमारत कथित बिना नक्शा पास कराए और बिना मंजूरी के बनाई गई, और इसी के फलस्वरूप ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से ये एक्शन तो नियमों के मुताबिक हुआ, लेकिन टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने इसे सियासी रंग दे दिया। अभिषेक बनर्जी ने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा करार दिया। वहीं अभिषेक बनर्जी के आरोपों का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। जवाब देने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार सामने आए। तो अगर लीगल है उनका, तो पार्टी उनका जो ऑफिस है तो दिखाने के लिए बोलिए पेपर्स। दूसरा जो चैलेंज की बात कर रहे हैं कि उनके चैलेंज पे कौन विश्वास करेगा, क्योंकि 2019 में वो बोले थे कि अगर अर्जुन सिंह जीत जाएगा तो मैं हाथ का पंजा काट दूंगा। अर्जुन सिंह जीत गया, हाथ का पंजा नहीं काटा। तो हर बार ऐसे चैलेंज करते हैं। अब उसके बाद में उन्होंने बोला था कि अगर मेरे खिलाफ करप्शन के केसेस आ गए या प्रूव हो जाए तो मैं फांसी ले लूंगा। तो अब तो कुछ प्रूफ होना बाकी नहीं रह गया। सारा बंगाल जानता है क्या उन्होंने किया। तो 200 पार की विषय भी आया था। तो ऐसे बहुत सारी बार वो बात कर चुके हैं। अब देखना ये है कि अभिषेक बनर्जी के अवैध ऑफिस तोड़े जाने के बाद ममता बनर्जी के गुट का आने वाले दिनों में क्या रुख रहता है। चुप के द्वारा जो कि भूख हड़ताल की जा रही थी 21वें दिन, उनको अचानक से जो डॉक्टर्स की टीम होती है, पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और उसके बाद में सफदरजंग अस्पताल लेकर चली जाती है, जहां पर अभी मौजूदा वक्त में उनको मॉनिटर किया जा रहा है। और ऐसे में उनके परिवार की तरफ से, उनकी पत्नी गीतांजलि की तरफ से कहा जा रहा है कि फोर्स करके उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उनका परिवार इस बात से इंकार कर रहा है। सोनम वांगचुक ने भी ट्रीटमेंट लेने से इंकार कर दिया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं।
जंतर मंतर पर 21 दिनों से जारी अनशन के बाद सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत पर डॉक्टर्स की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि वांगचुक नसों के जरिए दिए जाने वाले तरल पदार्थ, दवाएं और फ्लूइड थेरेपी लेने से इनकार कर रहे हैं। वे अभी भी उपवास पे ही हैं और उनके पैरामीटर्स जो है वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये अभी भी स्टेबल है। वो फुल्ली कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, बट उनमें डिहाइड्रेशन के साइंस डेफिनेटली हैं। उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर वो अभी भी हमारे काउंसलिंग के बावजूद ट्रीटमेंट को वो रिफ्यूज कर रहे हैं। इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने सोशल मीडिया पर अस्पताल की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उनका दावा है कि अस्पताल की तरफ से सोनम वांगचुक की पोटेशियम लेवल में अचानक गिरावट दिखाई गई और उन्हें दूसरी लैब से जांच कराने की अनुमति नहीं दी जा रही है। परिवार ने वांगचुक को अपनी पसंद के अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग भी की है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया कि वांगचुक डॉक्टर्स को इलाज करने के लिए मना कर रहे हैं। ना वो हमारी तरफ से ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले रहे हैं, ना वो आईवी थेरेपी के लिए ले रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर अक्षय कुमार एम्स के एसोसिएट एडिशनल प्रोफेसर है इमरजेंसी मेडिसिन, ये भी हमारी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। इन्होंने भी जांच करी है पेशेंट की, उनसे हिस्ट्री ली है और उन्होंने भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी है। इन सब के बीच उधर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पूरे मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों को शांति और संवाद से संभाला जाना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि किसी भी तरह की जबरदस्ती या टकराव से स्थिति और जटिल हो सकती है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि डॉक्टर्स लगातार सोनम वांगचुक को इलाज और ORS के लिए समझा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक सहमति नहीं दी है। ऐसे में सभी की नजरें उनकी सेहत और आगे की स्थिति पर टिकी हैं। जब से सरकार बदली है तब से घुसपैठियों के ऊपर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और कैसे क्रैकडाउन किया जा रहा है ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वहीं अभी हाल फिलहाल में जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम के द्वारा कई जगह पर जो रोहिंग्या मुसलमान हैं और साथ साथ में जो घुसपैठिए हैं उनके ठिकानों के ऊपर छापेमारी की गई और क्या कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ और उनके कथित टेरर फंडिंग नेटवर्क को लेकर ईडी क्रैकडाउन मोड में है। अभी बीते गुरुवार को ही ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा में कम से कम 13 स्थानों पर छापे मारे हैं। जांच में सामने आया कि एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराता था और इसके बाद भारत में स्थायी रूप से उन्हें बसाने के लिए फर्जी तरीके से उनके इंडियन डॉक्यूमेंट्स बनाता था। वैध घुसपैठ और टेरर फंडिंग से जुड़े इस मामले में ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि घुसपैठ और टेरर फंडिंग के लिए असल में फंडिंग एक यूके की ट्रस्ट से आ रही थी और इसी फंडिंग का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटर तैयार करने के लिए भी किया गया था। बीते 5 सालों से आ रही फंडिंग का सबसे ज्यादा हिस्सा पश्चिम बंगाल में इस सिंडिकेट से जुड़े 2 बड़े हैंडलर्स के पास पहुंचता था, जिसके बाद फंडिंग के पैसे से बड़ी तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार कर पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करवाई गई। फिर इसी विदेशी फंडिंग के पैसे से रोहिंग्या और बांग्लादेश के नागरिकों के अवैध दस्तावेज तैयार किए गए, जैसे कि फर्जी आधार, पैन, वोटर आईडी और पासपोर्ट। और यही नहीं, नकली दस्तावेजों के आधार पर रोहिंग्या और बांग्लादेश नागरिकों से बीते सालों में वोट डलवाए गए थे। इस सिंडिकेट ने बांग्लादेशी नागरिकों को कैश देने के अलावा रोजगार भी दिया। फिलहाल यूके की इस ट्रस्ट को गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है और इसका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार को ईडी ने पश्चिम बंगाल के हरोरा अल जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम ताहिरिया वेलफेयर ट्रस्ट और कबीरबाग मिल्लत अकादमी, उत्तर प्रदेश के देवबंद स्थित मोहल्ला महल तथा दिल्ली से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 40 लाख रुपए कैश, 180 ग्राम सोने के सिक्के और डिजिटल सबूत मिले हैं। हालांकि इस केस में जांच लगातार जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।